जोहार दोस्तों, मैं उरांव सर आप लोगों को स्वागत करता हूं आज का सामान्य विज्ञान के क्लास में। और ये सामान्य विज्ञान का आज का जो है 7वां क्लास है। क्या है? 7वां क्लास है। इससे पहले 6 ऑलरेडी हम लोग सामान्य विज्ञान का क्लास कर चुके हैं। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर ये सामान्य विज्ञान का क्लास जो है कब काम आएगा? तो आप लोग का जो है झारखंड क्षेत्रीय कार्यकर्ता का एग्ज़ाम होने वाला है, साथ ही कक्षपाल का एग्ज़ाम होने वाला है। उसमें 20 सवाल सीधे आपके सामान्य विज्ञान से पूछे जाएँगे और 20 सवाल काफ़ी होता है किसी भी एग्ज़ाम का दिशा और दशा बदलने के लिए। और हम जो है सटीक क्वेश्चन का संग्रह लेकर आए हैं, जो आपके एग्ज़ाम में हूबहू देखने को मिलेगा या ठीक इसी प्रकार का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और आप लोग का जो है 5 जुलाई को कौन सा एग्ज़ाम है? तो झारखंड क्षेत्रीय कार्यकर्ता का एग्ज़ाम है। तो बिल्कुल कम समय है, गिना-चुना समय है, तो आप लोग क्या कीजिए, शिद्दत से सिर्फ़ और सिर्फ़ पढ़ाई कीजिए। और ये जो सामान्य विज्ञान का क्लास समाप्त होगा, इसके तुरंत बाद ही आपको जो है झारखंड जीके का क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा या उसका भी क्लास देखने को मिलेगा। आप लोग केवल शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा, बाकी मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, हम सब कुछ जो है आप लोग को कंप्लीट करा देंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि शीतलक के कारण क्या होता है? पहला है संक्षेपण, दूसरा है वाष्पीकरण, तीसरा है जमना, चौथा वल्केनाइजेशन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वाष्पीकरण। शीतलक के कारण वाष्पीकरण होता है। अब वाष्पीकरण किसे कहते हैं? तो द्रव से वाष्प में परिणत होने की प्रक्रिया को ही वाष्पीकरण कहते हैं। और यह कितने प्रकार का होता है? तो यह आपका 2 प्रकार का होता है। एक हो जाएगा आपका वाष्पन, क्या हो जाएगा? एक वाष्पन। और दूसरा क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा क्वथन। क्या हो जाएगा? क्वथन। इतना याद रखना है। चलिए, जहाँ पर जो है लगेगा कि एक्सप्लेन किया जा सकता है, वहाँ पर हम ज़रूर करेंगे। वैसे जो है इस तरह से जो है पढ़ाने में जो है साइंस का जो है क्वेश्चन को बताना थोड़ा-सा दिक्कत होता है, जब तक कि स्क्रीन बोर्ड ना हो तो समझाना मुश्किल होता है, लेकिन जितना हो सके हम प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉनों को सबसे बाहरी कक्षा में समायोजित किया जा सकता है? पहला है 7, दूसरा है 8, तीसरा है 9, चौथा है 10। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 8 इलेक्ट्रॉनों को सबसे बाहरी कक्षा में समायोजित किया जा सकता है। देखिए, उत्कृष्ट गैसों को छोड़कर जितने भी तत्व हैं, उनके परमाणुओं के बाहरी सेल में 8 से कम इलेक्ट्रॉन रहते हैं या पाए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि एक पोत जो शरीर में ऑक्सीजन युक्त रक्त लेता है उसे क्या कहते हैं? पहला है नस, दूसरा है धमनी, तीसरा नाड़ी, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, धमनी। तो धमनी का काम क्या है बता दें। तो धमनी जो है हृदय से क्या करती है? तो हृदय से ऑक्सीजन युक्त रक्त को लेती है और पूरे शरीर में पहुँचाने का काम करती है। इतना आपको पता है। आप जानते हैं कि खून कहाँ बनता है, यानी कि रक्त कहाँ बनता है? तो अस्थि मज्जा में बनता है। कहाँ बनता है? अस्थि मज्जा में बनता है। और अस्थि मज्जा किसे कहते हैं? तो हड्डी का जो खोखला भाग है उसको अस्थि मज्जा कहते हैं। वहीं पर आपका रक्त बनता है। अब वहाँ से रक्त आता है कहाँ पर? हृदय में। अब हृदय में जो है ऑक्सीजन के साथ मिलने के बाद ऑक्सीजन युक्त रक्त हो जाता है, उसे धमनी क्या करता है? पूरा शरीर में पहुँचाने का काम करता है। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि उच्च रक्तचाप को क्या कहा जाता है? पहला है दबाव, दूसरा है हाइपरटेंशन, तीसरा है हाइपरटेंशन, चौथा दिल का दौरा। तो देखिए, उच्च रक्तचाप को ही हम लोग क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर सी, हाइपरटेंशन के नाम से भी जानते हैं। और इसी को कभी-कभी धमनी उच्च रक्तचाप भी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि फेफड़ों में छोटे हवा के थैलियों को क्या कहा जाता है? पहला है नलिकाएं, दूसरा है ब्रांकियोल्स, तीसरा है एल्वियोली, चौथा है श्वास नली। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, एल्वियोली हो जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, हम आपको विस्तार से बताने का प्रयास करते हैं। ठीक है? देखिए, हवा या वायु में सांस लेने वाले प्राणियों का मुख्य श्वसन अंग क्या है? फेफड़ा या फुसफुस होता है, जिसको हम लोग लंग्स भी कहते हैं। यह प्राणियों में एक जोड़ा होता है। इसमें रक्त का शुद्धिकरण होता है और फेफड़ों का मुख्य कार्य वातावरण से ऑक्सीजन लेकर उसे रक्त परिसंचरण में प्रवाहित करना है और रक्त से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करके उसे वातावरण में छोड़ना होता है। ठीक है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, एल्वियोली हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि खाली स्थान एक जैविक सामग्री है जिसे ईंधन के अक्षय स्रोत के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। पहला है बायोमास, दूसरा है फॉसिल, तीसरा है इथेनॉल, चौथा है मीथेन। तो खाली स्थान में क्या भराएगा? तो ऑप्शन नंबर ए, बायोमास भराएगा। क्या भराएगा? बायोमास भराएगा। अब इसको जो है देखिए, बायोमास किसे कहते हैं वो हम आपको समझा देते हैं। ठीक है? तो जीवित जीवों अथवा हाल ही में मरे हुए जीवों से प्राप्त पदार्थ जैव मात्रा में या जैव संहति में जो होता है उसी को
बायोमास कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि परमाणु के नाभिक में संग्रहित होता है। परमाणु के नाभिक में क्या होता है? पहला गुरुत्वाकर्षण ऊर्जा, दूसरा है दीप्तिमान ऊर्जा, तीसरा है तापीय ऊर्जा, चौथा है परमाणु ऊर्जा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी, परमाणु ऊर्जा होता है। ठीक है, परमाणु ऊर्जा परमाणु के नाभिक में संग्रहित होता है। इसे नियंत्रित परमाणु अभिक्रिया से उत्पन्न किया जाता है। ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि मानव लार में एक एंजाइम होता है जिसका नाम क्या है? पहला है ट्रिप्सिन, दूसरा है टाइलिन, तीसरा है पेप्सिन, चौथा है रेनिन। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, टाइलिन हो जाएगा। लार, ठीक है, लार। इसके कई और नाम हैं, जैसे लार भी कहते हैं इसी को, और इसी को थूक भी कहते हैं, स्लाइबर भी कहते हैं। ये मानव में जो है और जानवरों के मुंह में पाए जाते हैं। ठीक है, और जैसा आमतौर पर यह एक जो है झागदार पदार्थ है। क्या है? झागदार पदार्थ है। और मनुष्य की लार की बात किया जाए तो यहाँ जो है 98% क्या होता है? तो 98% में पानी होता है। और 2% में क्या होता है? तो 2% में आपका अन्य यौगिक है, जैसे इलेक्ट्रोलाइट हो जाएगा, बलगम हो जाएगा, जीवाणुरोधी यौगिक हो जाएगा और एंजाइम हो जाएगा, यही सब मिलता है। ठीक है, और लार में हो जाएगा आपका टाइलिन और माल्टेस एंजाइम, ये दोनों चीज़ पाया जाता है। तो सीधी सिंपल आपको याद रखना है कि मानव लार एक एंजाइम है और जिसका नाम क्या है? तो टाइलिन है। इसमें 98% पानी होता है और 2% जो है आपका क्या क्या होता है? तो हम बता दिए हैं, इलेक्ट्रोलाइट होता है, बलगम होता है, जीवाणुरोधी यौगिक होता है, ये सब चीज़ इसमें शामिल होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि मस्तिष्क का हिस्सा जो कि सांस लेने, पाचन और हृदय गति जैसे कार्यों को नियंत्रित करता है, यानी कि मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा होता है? पहला है ललाट पाली, दूसरा है अनुमस्तिष्क पिंड, तीसरा है मेडुला एल्गोटाटा और चौथा है पक्ष कपाल पाली। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मेडुला एल्गोटाटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मेडुला एल्गोटाटा हो जाएगा। ठीक है, देखिए मानव मस्तिष्क जो है इसको 3 भागों में बांटा गया है। कितने? तो 3 भागों में बांटा गया है। मनुष्य का जो मस्तिष्क है, ब्रेन है, भेजा है, उसको 3 भागों में बांटा गया है। अब ये 3 भाग कौन कौन है? तो पहला जो होता है आपका क्या होता है? अग्र मस्तिष्क। क्या होता है? अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क हो गया। और दूसरा क्या हो जाएगा? लिख देते हैं, थोड़ा सा जगह का अभाव है लेकिन लिख देते हैं। दूसरा हो जाएगा आपका मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क, ठीक से नहीं लिख पा रहे हैं। तीसरा हो जाएगा आपका क्या? पश्च, मतलब पाछे वाला, पश्च मस्तिष्क। तो ये हो जाएगा 9 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, मेडुला एल्गोटाटा। अगर बात करेंगे कि ये जो मेडुला एल्गोटाटा जो है ये कहाँ होता है? तो ये पश्च मस्तिष्क में होता है, यानी कि पिछला मस्तिष्क में ही ये मेडुला एल्गोटाटा उपस्थित होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि जब एक परमाणु की पूर्ण कक्षा होती है तो वह क्या कहलाता है? अस्थिर, दूसरा है बैलेंस, तीसरा स्थिर, चौथा है प्रभारित। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, स्थिर कहलाता है। जब एक परमाणु की कक्षा पूर्ण होती है तो यह स्थिर कहलाता है। बस इतना याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि एक आयन बनता है जब एक परमाणु खोता है या प्राप्त करता है। क्या बनता है? क्या बनता है? एक आयन बनता है जब एक परमाणु खोता है या प्राप्त होता है। तो देखिए पहला ऑप्शन हो जाएगा प्रोटॉन, दूसरा है न्यूट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन, चौथा है प्रोटॉन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ठीक है। आयन ऐसे परमाणु या अणु है जिसमें इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या असमान होती है। इससे आयन में विद्युत आवेश होता है। इतना आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की ओर।
क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में पारित किया जाता है तब उसका रंग कैसा होता है? पहला है नीला, दूसरा है बैंगनी, तीसरा है हरा, चौथा है दूधिया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, दूधिया हो जाता है। जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी से पारित किया जाता है तब उसका रंग दूधिया हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि एक संपत्ति जिसके द्वारा एक तत्व विभिन्न भौतिक गुण वाले विभिन्न रूपों में मौजूद हो सकता है उन्हें क्या कहते हैं? पहला है आइसोटोप, दूसरा है रेडियोमेट्रिक डेटिंग, तीसरा है एलोट्रोप और चौथा है हाफ लाइफ। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, एलोट्रोप। क्या हो जाएगा? एलोट्रोप। इसी को अगर हिंदी में बोलेंगे तो क्या हो जाएगा? हिंदी में इसी को अपरूपता कहते हैं। क्या बोलते हैं? अपरूपता कहते हैं। इतना याद रखना है। जब एक ही तत्व कई रूपों में मिलता है तो तत्व के इस गुण को अपरूपता कहते हैं और इसके विभिन्न रूपों को उस तत्व का घन संरचना अपरूप कहते हैं। जैसे कार्बन के विभिन्न अपरूप हैं, हीरा, ग्रेफाइट, काजल, कोयला और कोक आदि। इतना आपको याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही हो जाएगा, एलोट्रोप यानी कि अरूपता। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि NaOH एक क्या है? एक बेस है यानी कि क्षारक है, एसिड यानी कि अम्ल है, या तीसरा एल्केलाइन है, या चौथा क्लोराइड है। क्या है? NaOH क्या है ये आपको बताना है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए, बेस यानी कि क्षारक है, यह क्षार है आप कह सकते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक उच्च, ये क्या हो जाएगा? NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड एक उच्च कोटि का क्षार है। क्या है? एक उच्च कोटि का क्षार है, जिसका रासायनिक सूत्र क्या है? तो रासायनिक सूत्र NaOH है। ठीक है, NaOH और इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड। चलिए, बेस है यानी कि क्षार है, क्षारक है। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि घेंघा रोग के उपचार में किसका उपयोग किया जाता है? पहला यूरेनियम, दूसरा आयोडीन, तीसरा कार्बन, चौथा है हाइड्रोजन। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, आयोडीन। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेंघा रोग होता है। इतना आप सभी को याद है। और आपको बता दें कि आयोडीन जो है आपका आयोडीन युक्त नमक में भी प्राप्त होता है। इसके अलावा समुद्री चीज़ों में जो है, समुद्री खाद्य पदार्थ है उसमें भी आयोडीन भरपूर मात्रा में पाया जाता है और आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। इतना आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि खालिस्तान एक प्रोटीन है जो रक्त जमाव में मदद करता है। यानी कि ये सवाल कहना चाह रहा है कि कौन सा प्रोटीन है जो रक्त के जमाव में मदद करता है। पहला है सीरम, दूसरा है प्लाज्मा, तीसरा है थ्रोबिन, चौथा है फाइब्रिनोजेन। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, फाइब्रिनोजेन हो जाएगा। फाइब्रिनोजेन एक प्रोटीन है जो रक्त जमावट में मदद करता है और इसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है? यानी कि फाइब्रिनोजेन कहाँ बनता है? तो ये आपका यकृत से बनता है। यकृत को ही क्या कहा जाता है? यकृत को ही लिवर कहा जाता है और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? कलेजा भी कहते हैं। कलेजा, यकृत, लिवर तीनों एक ही नाम है और यहीं से जो है फाइब्रिनोजेन का स्रावित होता है और यह एक प्रोटीन है जो कि रक्त जमाव में हमारे शरीर के लिए मदद करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि पशु व्यवहार के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पहला है कवक विज्ञान, दूसरा है पारिस्थितिकी, तीसरा है आचार विज्ञान, चौथा है ऊतक विज्ञान। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, आचार विज्ञान। क्या हो जाएगा? आचार विज्ञान। पशु व्यवहार के अध्ययन को आचार विज्ञान कहा जाता है या इसी को जो है एथोलॉजी कहा जाता है। ETHO, एथोलॉजी इसी को कहा जाता है। ठीक है, एथोलॉजी यानी कि आचार विज्ञान कहा जाता है पशु व्यवहार के अध्ययन को। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि न्यूटन का पहला लॉ ऑफ मोशन इस नाम से भी जाना जाता है। न्यूटन के 3 नियम हैं, इसमें जो पहला नियम है उस लॉ ऑफ मोशन उसको और किस नाम से जाना जाता है? तो पहला ऑप्शन है लॉ ऑफ एक्शन, दूसरा है लॉ ऑफ रिएक्शन, तीसरा है लॉ ऑफ एक्सेलरेशन और चौथा है लॉ ऑफ इनर्शिया। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, लॉ ऑफ इनर्शिया कहा जाता है। जो न्यूटन का जो 3 नियम है उसमें जो पहला नियम है लॉ ऑफ मोशन उसी को लॉ ऑफ इनर्शिया कहा जाता है। इतना आपको याद रखना है। अब इसको जो है थोड़ा सा हम आपको समझा देते हैं
कि न्यूटन का जो प्रथम गति है नियम, यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में ही है, तो वह विराम अवस्था में ही रहेगा। यदि वह एक समान चाल सीधी रेखा में चल रही है तो वैसे ही चलते रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल लगाकर उसकी वर्तमान स्थिति को ना परिवर्तन किया जाए। यानी कि जो जैसा है वैसा ही रहेगा जब तक उसमें जो है बाहरी बल नहीं लगेगा। यही जो है न्यूटन का पहला नियम है, ठीक है, लॉ ऑफ मोशन, और इसी को क्या कहा जाता है, लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि स्फेग्नोमेनोमीटर नामक साधन से क्या मापा जाता है। पहला है रक्त शर्करा, दूसरा है वजन, तीसरा है तापमान, चौथा है रक्तचाप। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, रक्तचाप, यानी कि रक्तदाब भी आप कह सकते हैं। रक्तदाब, इसी को इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, ब्लड प्रेशर कहते हैं। क्या बोलते हैं, ब्लड प्रेशर। इसी को शॉर्ट में बीपी भी कहा जाता है। सुने होंगे कि इसका बीपी बढ़ गया है, यानी कि ब्लड प्रेशर बढ़ गया है, यानी कि रक्तदाब बढ़ गया है। और ये स्फेग्नोमीटर जो है आप लोग देखे होंगे कि डॉक्टर का जो है कंधा में लटकता हुआ एक यंत्र रहता है, कुछ इस प्रकार का यंत्र रहता है, आप देखे होंगे, ठीक है, ऐसा। ये जो है इसको दोनों कान में डाला जाता है, इधर एक चुंबक होता है जिसको आपके छाती में सटाया जाता है, और इसके माध्यम से जो है डॉक्टर क्या करता है, आपके रक्तदाब को मापने का प्रयास करता है। यही क्या है आपका स्फेग्नोमीटर, ये नापने वाला यंत्र है। अब रक्तचाप या ब्लड प्रेशर की बात आ रहा है, तो एक स्वस्थ मनुष्य का जो है रक्तदाब कितना होना चाहिए। तो एक सामान्य स्वस्थ मनुष्य का जो है रक्तदाब यानी कि ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए, तो 120/80 होना चाहिए। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रक्तचाप नापने का काम आता है स्फेग्नोमेनोमीटर। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 और आज का आखिरी क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कुल खाली स्थान का केवल 1% सभी हरे पौधों द्वारा अवशोषित होता है। पहला है सौर विकिरण, दूसरा है जल संसाधन, तीसरा है नाइट्राइटस और चौथा है क्लोरोफिल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सौर विकिरण, ठीक है। आपको बता दें कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कुल विकिरण का केवल 1% सभी हरे पौधों द्वारा अवशोषित होता है। प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक लाल रंग के प्रकाश में होती है तथा सबसे कम बैंगनी रंग के प्रकाश में होता है, ठीक है, इतना याद रखना है। और प्रकाश संश्लेषण के द्वारा प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए, तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सौर विकिरण, इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो काफ़ी प्रयास के बाद जो है मेरा जो सब्जेक्ट साइंस नहीं है उसके बावजूद हम आप लोगों के लिए साइंस का क्लास लेकर आते हैं, तो थोड़ा बहुत भूल चूक होता है तो उसमें आप लोग जो है माफ़ कीजिएगा, और जहाँ पर लगता है कि कुछ हमने गलती कर दी है तो वहाँ आप लोग कमेंट करके बताइएगा, उसको ज़रूर से ज़रूर ठीक करने का प्रयास करेंगे। वैसे थोड़ा देर बाद आप लोग के लिए झारखंड जीके का धाकड़ क्लास लेके आएंगे, तो उसमें आप लोग बने रहिएगा। आज के लिए बस इतना सा ही, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।